हेलो, आ रही आवाज? Yes, sir. हम्म, लिखना। इफ वेव वेलोसिटी if wave velocity if wave velocity is 100 meter per second, if wave velocity is 100 meter per second and frequency is 50 hertz, and frequency is 50 hertz and frequency is 50 hertz, then find the distance between then find the distance between then find the distance between find the distance between two particles then find the distance between two particles which have a phase difference of then find the distance between two particles which have a phase difference of pi by 3. ट्राई करो। 1/3 क्या मीटर? 1/3 ठीक। देखो इसमें कौन सा रिलेशन यूज होगा? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो डेल्टा फाई क्या था? डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा डेल्टा एक्स। ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है ना। और ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ सवाल में। वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली सवाल में नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो रिलेशन हमें पता है, एफ इंटू लैम्डा किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ से लैम्डा निकालोगे, v बाई एफ। v कितना था? 100, एफ था 50, ये हो जाएगा 2 मीटर। तो फाई दिया था पाई बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई/2 इंटू डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 मीटर। तो जो भी पार्टिकल जिनके बीच का डिफरेंस पाई/3 है, फेज डिफरेंस पाई/3 है, वो इतने मीटर के डिस्टेंस पे होंगे। हो गया? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो अभी हमने देखा कि अगर एक वेव दिया हुआ, एक वेव है, ट्रेवल करके किसी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो उस पॉइंट का जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस के एक्स है। ठीक है ना, ये इक्वेशन बता देगा कि कोई भी पॉइंट है, अगर वेव वहां पे ट्रेवल करके जा रहा है एक वेव,
तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इधर से निकाल सकते हैं। अब बात आती है अगर एक से ज्यादा हो तो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसे 4 वेव किसी रीजन पे जाके मीट कर रहे हैं तो उस रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे एक ये y1 है, दूसरा कोई वेव है y2, a2 साइन ओमेगा 2, मे बी फ्रीक्वेंसी अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, देखेंगे उसका टाइप। ऐसा कोई वेव है और इस पॉइंट पे जाकर के मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वेव 1 के अकॉर्डिंग या ये वेव 2 के अकॉर्डिंग। वो आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है क्या, लिखना लिखना when two or more when two or more wave when two or more waves, कम से कम 2 होना चाहिए, when two or more waves reach when two or more waves reach in a region simultaneously, when two or more waves reach a region simultaneously, then net displacement then net displacement then net displacement of points then net displacement of points in that region in that region in that region is given by is given by is given by vector summation of is given by vector summation of vector summation of displacements vector summation of displacements produced by individual wave displacements produced by individual waves independently produced by individual waves independently. This is known as principle of superposition. This is known as principle of superposition. ठीक है, तो जैसे ये एक रीजन है, यहाँ पे वेव सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो एक वेव पहुंचेगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा इस पार्टिकल में, दूसरा वेव पहुंचेगा कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, y net will be y1 plus y2 plus y3 and so on. अगर बाकी के सारे भी वेव होंगे तो वहां से नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस पे नीचे लिख दो वेयर y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय वेव 1, y2 है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय वेव 2, और y1 और y2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। वेव के सुपरपोजिशन के चलते 3 फिनोमेना होता है जो हमें पढ़ना है। 3 फिनोमेना हमारे सिलेबस में कि अगर वेव किसी रीजन में सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो उसके चलते क्या क्या हो सकता है, तो लिखना ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स following phenomena due to superposition of waves following phenomena is possible या are possible, following phenomena are possible.
नंबर 1 इंटरफेरेंस, नंबर 2 बीट, एंड नंबर 3 स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। जब टाइप्स पढ़ा रहे थे तो वह बताए थे कि एक वेव का टाइप होता है जिसको स्टेशनरी या स्टैंडिंग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी किसी एक रीजन में कन्फाइन होता है। तो ये 3 फेनोमेना हमें पढ़ना है कि अगर वेव जो है वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं या सुपर पोजिशन हो रहा है तो क्या क्या होगा। इंटरफेरेंस के सामने लिखना फ्रीक्वेंसी इज सेम। जो वेव इंटरफेयर करेंगे ना या जो वेव सुपर इम्पोज करेंगे उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होता है। एंड फ्रीक्वेंसी सेम एंड there is a small difference in amplitude, and there is a small difference in amplitude. ठीक है। नंबर 2 बीट में लिखना, बीट में फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, frequency of waves, frequency of waves is different, frequency of waves is different। ठीक है। और ये जो दोनों वेव होते हैं ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो जैसे वेव 1 और वेव 2 क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो इंटरफेरेंस होगा और बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। नेक्स्ट लिखना है स्टैंडिंग वेव में, इसमें लिखो सेम वेव, सेम वेव, सेम वेव या सेम टाइप्स ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, सेम टाइप्स ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ऊपर जो इंटरफेरेंस है और बीट जो है इसमें डायरेक्शन सेम होता है, जो भी इंटरफेयरिंग वेव्स है या सुपर इम्पोज जो भी वेव्स कर रहे हैं इधर डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। बीट डिस्कस करेंगे साउंड में, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे तो वहां पे बीट डिस्कस करेंगे। अभी बात करेंगे इंटरफेरेंस का। तो हेडिंग लिख लो इंटरफेरेंस, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो लिख लो कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लिखना when two waves of equal frequency, when two waves of equal frequency, when two waves of equal frequency and nearly same amplitude, and nearly same amplitude, nearly same का मतलब है डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, nearly same amplitude traveling in same direction, traveling in same direction, traveling in same direction, having same state of polarization, traveling in same direction, having same state of polarization, same state of polarization। पोलराइजेशन समझते हो, नहीं समझते? पोलराइज्ड, चलो वो पढ़ेंगे लाइट में, पूरा एक चैप्टर है पोलराइजेशन से रिलेटेड। तो सेम पोलराइजेशन होना चाहिए इन ए मीडियम, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन इन ए मीडियम, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज in a medium superimpose, comma, then intensity, then intensity, then intensity is different, then intensity is different at different points, at different points, at different points, full stop, at some point, at some point, at some points intensity is large,
at some point intensity is large and at other points it is nearly zero, and other points it is nearly zero. This phenomenon is called interference of waves. This phenomenon is called interference of waves. तो ये सारे टाइप के वेव में होगा जिसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होगी। लाइट वेव भी हो सकता है, साउंड वेव भी हो सकता है। तो इंटरफेरेंस हम यहाँ भी पढ़ेंगे और लाइट वेव्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कम से कम कितने वेव होने चाहिए? दो वेव किसी एक रीजन में सुपर इम्पोज करेगा तो किसी पोजीशन पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, किसी पोजीशन पे इंटेंसिटी घट जाएगा, और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो देखते हैं कि दो वेव लेकर के सॉल्व करते हैं। लेट y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड में छोटा सा डिफरेंस होना चाहिए। एंड y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये दो वेव है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है ना, ये माइनस और माइनस दोनों के इधर ट्रेवल कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल फेज डिफरेंस। मतलब इनिशियली इसमें फाई नहीं है, और इन दोनों का अगर फेज डिफरेंस निकालोगे तो इनिशियली फेज डिफरेंस कितने हैं दोनों के बीच में? फाई है। ये दोनों वेव जाकर के किसी रीजन में क्या कर रहे हैं? एक साथ पहुंच रहे हैं। तो एक साथ पहुंचेंगे तो वो जो पूरा रीजन होगा ना, वहां के जो अलग अलग पॉइंट्स है उनके इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा या फिर एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आएगा वो देखना। सुपर इम्पोज, इसके नीचे सुपर इम्पोज in a region then net displacement is given as y net equals to y1 plus y2। दो वेव है तो दो को ऐड करेंगे, अगर तीन होता तीन को ऐड करते हैं। y1 की वैल्यू कितनी है? a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। y2 कितना है? a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, तो देखो इधर क्या है ना, ये वाला टर्म इसमें भी है तो उसको बाहर निकालेंगे। ये जो टर्म है ना साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पहले वाई नेट जो होना चाहिए ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जो नेट वेव जनरेट हो रहा है वो कैसे पता चलेगा कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है या उसका जो फेज है वो कितना है? तो इसको पहले इन जनरल केस में जनरल फॉर्म में चेंज होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है? ये वाला है। तो ये जो दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको किसी तरह मैथमेटिक्स लगा करके हम एक जनरलाइज्ड केस निकालेंगे वेव का। जनरल जो इक्वेशन होता है वेव का उस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसके बाद का काम है, इसको बस रीअरेंज करोगे चेंज हो जाएगा। इस टर्म को ऐसे ही छोड़ते हैं, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इसको मान लो ये a है और ये b है, तो इस फॉर्म में साइन a प्लस b के फॉर्म में साइन a प्लस b, तो इसको ब्रेक कर सकते हो। ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस 5 प्लस a2 साइन 5 और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, लिख सकते हो वैसे, और मेहनत करना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड वेव में चेंज करने के लिए। तो जो भी साइन वाला पार्ट है ना उसको एक साथ करके जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर कर लो। तो इसको ऐसे लिख सकते हो a1 प्लस a2 cos 5 साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये सब काम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमें एक जनरलाइज्ड इक्वेशन निकालना है, और वो इक्वेशन डायरेक्टली बता देगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे, वो सीधे सीधी बता देगा कि डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है ड्यू टू सुपरपोजिशन। तो ये इसका काम, इन दोनों काम हो गया। बचा में क्या, a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, a1 कांस्टेंट है, ध्यान से सुन लो। a1 कांस्टेंट है क्योंकि एम्पलीट्यूड वेव वन का। a2 भी कांस्टेंट है। cos फाइव क्या है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल जो फेज डिफरेंस है ना, अगर वेव तुमने चूज कर लिया तो उसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। दो वेव चूज करते ही उसका फेज कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो पूरा टर्म है ना साइन के साथ, ये जो पूरा टर्म लगा हुआ ये कांस्टेंट है। सिमिलरली a2 साइन फाइव भी कांस्टेंट है कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर 8 है तो इसको 5 + 3 लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी ये जो कांस्टेंट है इस किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी और फॉर्म कांस्टेंट में। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। वो चेंज है कि ये जो पूरा टर्म है ना a1 + a2 cos फाइव, इसको लिख रहे हैं a cos थीटा, और इसको ऐसे ही रहने देंगे a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको लिखेंगे a sin थीटा, ये भी कांस्टेंट है तो इसको दूसरे कांस्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको क्यों अभी लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, फिर से ये साइन a + b के फॉर्म में टूट गया। किसके फॉर्म में टूट गया, साइन a + b के फॉर्म में। तो यहां से इसको लिख सकते हो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये है तुम्हारा y नेट। ये इसीलिए चेंज करें ये टर्म को, और ये टर्म इसलिए इंट्रोड्यूस करें हैं ताकि क्या हो जाए, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन दिख जाए। और स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखता, उसका एम्पलीट्यूड डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर डायरेक्टली साफ साफ दिखना चाहिए। और ये है क्या, ये है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। जो भी सुपरपोजिशन के चलते वेव आ रहा है, वेव बन रहा है, उसका इक्वेशन है। अब इसके हेल्प से उस रीजन में कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वेयर ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। थीटा क्या है, फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव फ्रॉम वेव y1। ये जो थीटा आ रहा है ना, थीटा को हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, वेव वन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव फ्रॉम y1, क्योंकि दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे वन का और y नेट का, तो फेज डिफरेंस इतना का आएगा। अब ये ए और थीटा ना हमने माना था, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, एम्पलीट्यूड कितना होगा और थीटा कितना होगा। ये दोनों टर्म हमने क्या करना, इधर माना है। इस वाले टर्म को इस फॉर्म में लिखा, इस वाले टर्म को ऐसे लिखा है। तो ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिमिलरली थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करो कैसे आएगा एम्पलीट्यूड, जो माना है वो यूज कर लेंगे। लिखना एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। हमने क्या माना था, a cos थीटा इज इक्वल टू a1 + a2
कॉस फाइव और ए साइन थीटा कितना था, ए टू साइन फाइव इधर है और ये इधर है। यही दोनों चीज हमने माना था। तो इसी दोनों से ए की वैल्यू आ जानी चाहिए और थीटा की वैल्यू आ जानी चाहिए। जो भी अननोन है वेव इक्वेशन में, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन में, वो यहां से पता चलेगा। कैसे करोगे? स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके ऐड करोगे क्या मिलेगा? एम्पलीट्यूड मिलेगा। स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर बचेगा, और इसको स्क्वायर करोगे तो इधर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो स्क्वायर करके ऐड करोगे कितना होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर होगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, और इसका प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। अब इस टर्म में तुमको सब कुछ नोन है। ए भी नोन है, ए वन नोन है, ए टू नोन है, फाइव भी नोन है। पुट करोगे एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। थीटा कैसे निकलेगा? थीटा दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ से tan थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए टू साइन फाइव डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। जितने भी उस इक्वेशन में अननोन थे, रिजल्टेंट इक्वेशन में जो भी अननोन थे वो यहाँ पे है। कैलकुलेट करके पुट कर दो, वेव इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। हो गया। अब वेव का एम्पलीट्यूड पता है, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इंटेंसिटी आएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, इंटेंसिटी, intensity at a point due to interference, intensity at a point due to interference। intensity at a point due to interference। पिछली क्लास में बताया था इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के क्या होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हो आई इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एंड ए इज इक्वल टू रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। इसमें के से चारों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू
के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 रूट के A1 रूट के A2 cos फाइव। क्या करें, इसको पहले इधर ले गए फिर के से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ जो के था ना, कुछ रूट के इसको दे दिया, रूट के इसको दे दिया, फिर मल्टीप्लाई करो तो कितना बाहर आ जाएगा, के बाहर आएगा। सेम चीज है। अब ये जो टर्म है के स्क्वायर, वो किसके बराबर है, आई के बराबर। ये किसके बराबर है, आई वन के बराबर, इंटेंसिटी ऑफ वेव वन। और ये किसके बराबर है, आई टू के बराबर। तो इसको आई टू लिख दो प्लस टू को ऐसे ही रहने दो। ये जो टर्म है ना, देखो अगर आई वन कितना है, आई वन है तुम्हारा के ए वन स्क्वायर, तो अगर रूट लोगे तो रूट आई वन कितना हो जाएगा, रूट के ए वन। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, रूट। तो रूट आई वन, और इसकी जगह पे आई टू कॉस फाइव। ये हो गया इंटेंसिटी। अगर किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। अब ये जो इंटेंसिटी है ना, ये वेरी करता है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, वेरी क्यों करेगा, क्योंकि एक पूरा रीजन है जहां पे वेव सुपर इम्पोज हुआ है। तो अलग अलग पॉइंट पे देखोगे ना, तो अलग अलग पॉइंट पे पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा। और अगर पाथ डिफरेंस अलग हुआ तो फेज डिफरेंस क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना। और फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, फाइव, क्योंकि इनिशियली हमने फेज डिफरेंस देखा था तो कितना था, फाइव था। तो जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहां से इनिशियल फेज डिफरेंस था, जब किसी एक पॉइंट पे मैच करा तो वहां पे एक अलग फेज डिफरेंस होगा, दूसरे पॉइंट पे मिलेगा तो पाथ डिफरेंस फिर निकालेंगे, उस पॉइंट का कुछ फेज डिफरेंस होगा। तो फेज डिफरेंस पे डिपेंड कौन करता है, पाथ डिफरेंस, या रिवर्स बोल सकते हो कि पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कौन करेगा, फेज डिफरेंस। तो अलग अलग पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये फाइव की वैल्यू चेंज होगी। तो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाता है, और किसी पॉइंट पे दोनों के बीच में रहता है। ठीक है। तो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं, या उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होता है उसको क्या बोलते हैं, मिनिमा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लिखना टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। लिखना there are two types of there are two types of there are two types of interference. There are two types of interference. Number one, constructive interference, and number two, destructive interference. Constructive interference and destructive interference. हो गया। अब हेडिंग लिखना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिखना if intensity if intensity at a given point if intensity at a given point is maximum is maximum, that point is called maxima, that point is called maxima, and
and this phenomenon this phenomenon is called constructive interference, and this phenomenon is called constructive interference. अब हमें पता लगाना है कि किस किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना, यानी कहाँ कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इंटेंसिटी से पूछेंगे जो भी वेरिएबल्स है इंटेंसिटी में कौन कौन सा है। ये I1 फिक्स है, I2 फिक्स है, I1 I2 फिक्स है, चेंज कौन होगा, फाई। फाई चेंज होगा तो ये पूरा टर्म चेंज होगा। फाई क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस अलग है। तो लिखना I इज इक्वल टू आई मैक्स, आई इज इक्वल टू आई मैक्स, आई इज इक्वल टू, ऐसे ऊपर लिख दो पहले कंडीशन, I is equal to I max when cos phi is maximum. Yeah, sorry, cos phi. Cos phi is maximum. ठीक है ना। ये पूरा टर्म को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये और ये पूरा टर्म तो चेंज होगा नहीं, चेंज कौन होगा, ये। तो इसको पूरे को मैक्सिमाइज करना है तो इसकी वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी हो, तो ये क्या होगा, पूरा टर्म बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा। तो cos phi मैक्सिमम, और cos phi मैक्सिमम होता कितना है, cos phi की मैक्स होती है, अरे cos phi का रेंज पहले बताओ, रेंज cos phi का रेंज बताओ। -1 से +1, सबसे छोटी वैल्यू कॉस के लिए -1, सबसे बड़ी वैल्यू। ग्राफ नहीं देखो क्या, ग्राफ जब प्लॉट करते हैं ऐसे आता है, सबसे बॉटम वाला पॉइंट माइनस, टॉप पे कोई भी वैल्यू रखो कॉस के अंदर, ठीक है ना, इनपुट कुछ भी रखो, एंगल कुछ भी रखोगे, वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1, सबसे कम कितना हो सकता है, -1। तो इसको रेंज बोलते हैं। तो cos फाई का जो रेंज है वो 1 से -1 तक, ठीक है, सॉरी -1 से 1 तक है। तो मैक्सिमम cos फाइव मैक्सिमम होना चाहिए, और cos फाइव मैक्सिमम होता कितना, 1 के बराबर होता है। तो जब जब cos फाइव 1 के बराबर होगा वहां पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो उसके लिए फाइव की वैल्यू आएगी, फाइव कितना होना चाहिए, फाइव कितना होना चाहिए, 0, या फिर 0 पे 2 पाई पे, 2 पाई पे भी तो 1 होता है ना। और अरे ग्राफ देख लो ना, ये कॉस का ग्राफ है, इधर थीटा, देखो 0 था तो कितना था, 1 था, फिर 1 कब हुआ, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 2 पाई है, तो 2 पाई पे हुआ। फिर कब होगा, फिर से एक पूरा पीरियड लगेगा, तो एक पीरियड, फिर 2 पाई ऐड करोगे तो 4 पाई पे, यानी 4 पाई और 6 पाई एंड सो ऑन। तो जैसे ही फाई की वैल्यू यानी फेज डिफरेंस अगर थीटा 2 पाई 4 पाई हो जाए तो उसके चलते जो इंटरफेरेंस होगा, जिस पॉइंट पे इंटरफेरेंस होगा वो मैक्सिमा मिलेगा, और उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, एंड सो ऑन। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। क्या होगा जनरल फॉर्मूला, बोलो, क्या लिख रहे, 2n पाई, वेर n कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो जो दो वेव इंटरफेयर हो रहे हैं या सुपर इम्पोज हो रहे हैं, उनके अगर बीच का फेज डिफरेंस इतना होगा, 2n पाई के टर्म में होगा, तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा तुमको, मैक्सिमा मिलेगा। तो ये तो फेज के टर्म है। पाथ के टर्म में कैसे लिखेंगे, पाथ के टर्म में अगर लिखना है कि दो वेव अगर सुपर इम्पोज कर रहे हैं किसी
पोजीशन पे किसी पॉइंट पे, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए फॉर मैक्सिमा या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसे निकालोगे? रिलेशन यूज कर दो ना, फाइव टू पाई के पाई लेमडा के साथ कैसे रिलेट होता है, पाई डेल्टा एक्स के साथ। हाँ, यूज कर लो। तो देखो, एंड एंड फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। अब ये तुम्हारा फेज डिफरेंस है कितना, 2n पाई, ये बराबर किसके होना चाहिए, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ जाएगा, n लेमडा। ठीक है ना? तो जब भी दो वेव जो इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो, ठीक है ना, यहाँ पे अगेन एन क्या रख सकते हो, 0 1 2 3 4, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, या फिर पाथ डिफरेंस वेवलेंथ के टर्म में हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के टर्म में होगा, तो क्या होगा, जो भी इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। तो दो तरीके से पूछ सकता है, या तो पाई के टर्म में, पाई के टर्म में अगर पूछ रहा है तो ये सब होगा, और इधर पूछ रहा है तो इतना होगा। और आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी given as I max I1 plus I2 plus 2 root I1 I2. So I max जो होगा that will be root over I1 plus root over I2 whole square. ये तुम्हारा मैक्सिमम इंटेंसिटी है। एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। ए मैक्स जो होगा A1 प्लस A2 के बराबर होगा। इधर ही अच्छे से पढ़ लो ताकि लाइट में ज्यादा टाइम नहीं लगे, 5 मिनट में बस रिकॉल करके निकल जाए। लाइट में भी पढ़ते हैं ना एक बार, जब वेव पढ़ेंगे वही वेव ऑप्टिक्स, उसमें सेम चीज ऐसे ही बताना है, तो दोबारा इतना मेहनत क्यों करेंगे, वहां पे बस रिकॉल कराएंगे, फार्मूला लिखेंगे, निकल लेंगे। नेक्स्ट लिखना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव का सारा रिलेशन जो होगा वो तुम लोग निकालोगे। लिखना, if if intensity if intensity at a given point if intensity at a given point intensity at a given point is minimum due to interference is minimum due to interference
is minimum due to interference, it is called minima. It is called minima, and the phenomena is called the phenomenon is called destructive interference. Destructive interference. Destructive interference. लिखो कंडीशन, कंडीशन और कंडीशन पता करो कि क्या क्या होगा. इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए. मिनिमम का मतलब ये नहीं कि जीरो होगा, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मिनिमम का मतलब कम होगा, बाकी अगल बगल वाले जो पॉइंट्स होंगे उनके रिलेटिव में कम होगा. अगर इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए तो cos फाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? सबसे छोटी वैल्यू. और cos फाई की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है? -1. सिंप्लीफाई करो. या ऐसा लिख सकते हो, cos फाई इज मिनिमम, दैट इज cos फाई इज मिनिमम. और मिनिमम cos फाई कितना होता है? -1. और जब ये -1 होगा तो आई कितना हो जाएगा? आई मिनिमम कितना हो जाएगा? या पहले इसका cos फाई, ये cos फाई -1 कब कब होगा ये पता कर लो, बाद में आई मिनिमम निकाल लेंगे. फाई की जो वैल्यू होगी, cos फाई पहली बार -1 कब होता? पाई पे, ये पाई होता. और पीरियड कितना का है? 2 पाई का है. तो दोबारा कब होगा? इसमें 2 पाई ऐड कर दो, फिर दोबारा कब होगा? फिर उसमें 2 पाई ऐड कर दो. तो फाई मिनिमम होता है पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 7, 9 एंड सो ऑन. इसका इन जनरल लिख सकते हो, क्या होगा? 2n-2 इंटू पाई. जीरो रख सकते हो तो प्लस कर दो, 2n प्लस 1 इंटू पाई. और n कहाँ से? जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक. माइनस रखोगे ना तो जीरो इनपुट नहीं ले पाएगा. तो पिछले वाले में जो हमने रखा था वो n जीरो से इन्फिनिटी तक था, तो थोड़ा सा सिमिलरिटी मेंटेन रहने के लिए इसको भी 0 से 1 तक रखेंगे. जीरो रखोगे तो पाई होगा, 1 रखोगे तो 3 होगा, 2 रखोगे 5. यानी ये कंडीशन जस्ट सेटिस्फाई करेगा. अगर दो वेव के बीच में इतने का फेज डिफरेंस है तो इसके चलते क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. फिर पाथ डिफरेंस निकालो. पाथ डिफरेंस कितने का होना चाहिए?
ठीक है, तो जो वेवलेंथ है उसके टर्म में लिखोगे तो पाथ डिफरेंस जो आएगा वो 2n+1 लेमडा बाई 2 आएगा। अगेन n की जगह क्या रखेंगे, यही यही वाला टर्म 0 1 2 3 1। यहाँ 0 रखोगे तो लेमडा बाई 2 आएगा, 1 रखोगे 3 लेमडा बाई 2 आएगा। ठीक है, तो जितना जहां जहां भी ये फेज पाथ डिफरेंस होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो ये कंडीशन किसका है, मिनिमा का या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इंटेंसिटी कितना होगा, मिनिमम इंटेंसिटी आई मीन जो होगा दैट विल बी I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 रूट I2। ठीक है ना, cos फाइव को -1 रखोगे, माइनस या बाहर दिखेगा। सो आई मीन विल बी √/I1 माइनस √/I2 होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कैसे होगा, ए मिनिमम विल बी A1 माइनस A2, और कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा हो सकता है तो यहाँ मोड लगा सकते हैं। और इसलिए लगाया ना क्योंकि निगेटिव में आएगा, अगर A1 छोटा हो गया ना तो नेगेटिव में आएगा, तो मोड लगा दोगे तो पॉजिटिव में आएगा। हो गया, तो ये सारे कंडीशन है इंटरफेरेंस के। एक प्रॉब्लम लिखना, देखो टू वेव्स हैविंग टू वेव्स हैविंग टू वेव्स हैविंग intensities two waves having intensity in the ratio 1:9, two waves having intensities in the ratio 1:9 produces interference या produce interference then find ratio of then find ratio of maximum to minimum intensity, then find ratio of maximum to minimum intensity, then find ratio of max। हाँ हो गया, करो। Sir, 4:1. Sir, 4/1. 4:1. 4:1।
ये कैलकुलेट करना। तो इंटेंसिटी का या तुम्हें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है ना, ठीक। तो या तो रेशियो के टर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर K1 K2 मान कर कैलकुलेट कर लो, जो कांस्टेंट है उसको भी लेकर कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो टर्म है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस रूट I2/I1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट I2/I1 होल स्क्वायर। अब ये तुमको दिया हुआ, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर दो वैल्यू पुट करके। 1:9 का रेशियो है, तो इधर 1 प्लस रूट 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 9 इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, इधर 1+3 और इधर 1 - 3 होल स्क्वायर, 4/2 या 4:1। ठीक है, एक और लिखो। देखना, टू वेव्स टू वेव्स टू वेव्स having intensities two waves having intensities I and 4I, two waves having intensity I and 4I interfere. Sir, repeat. Two waves having intensities I and 4I interfere to produce to produce to produce intensity I to produce intensity I in a given region in a given region in a given region, then find path difference path difference between these two waves then find path difference between these two waves. कंडीशन कौन सा है, मिनिमा का या मैक्सिमा का? मिनिमा, ठीक से चेक करो, मिनिमा है या? जब नहीं पता हो ना कि कंडीशन मैक्सिमा का हो या मिनिमा का हो, तो फिर जनरल इक्वेशन जो इंटेंसिटी का है वो यूज करते हैं। अब सवाल में कुछ नहीं लिखा हो कि कंडीशन कौन सा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो जो इंटेंसिटी कैलकुलेट के लिए जनरल फार्मूला आया था ना, I = I1 + I2, हाँ, +2√I1, वो वाली यूज करते हैं। -4 -1, तो cos 5 -1 कब होता है? हाँ, ठीक है।
क्या पलट रहे हो? कॉस निकाल लो, करोगे क्या? हाँ, अरे तो अगर वहां पे हम लिख देते 3i/2, तो यहाँ 3i/2 लिख देते, तो वो भी तो घट गया। तो फिर नहीं, तो उस इससे पता कर लेते हैं ना। कॉस फाइव जैसे यहाँ पे रख दो ना, ये रख दो यहाँ, ये यहाँ कॉस फाइव की जो वैल्यू आएगी वो बता देगा मैक्स में है कि नहीं। अरे इसको यहाँ पुट करो, इसको यहाँ सिंप्लीफाई करो, तो कॉस फाइव वहां से कर। नहीं भाई, क्या कर रहा हो, ये यहाँ पुट करो, इसको यहाँ। हाँ, वो फाइनल इंटेंसिटी दिया हो ना आई के बराबर। हाँ हाँ, आई इक्वल्स टू आई ही होगा। λ/2। λ/2। बात है नहीं। देखो, ये जनरल कंडीशन है, इसमें नहीं कुछ पता चल रहा है ना कि मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, दिमाग मत लगाओ, चुपचाप यहाँ रख दो, ये बता देगा कि कौन सा कंडीशन है। ठीक है ना? और तुमको मैक्सिमा मिनिमा पता भी नहीं करना था, तुम्हें क्या पता करना है? वेवलेंथ। हाँ, पाथ पाथ डिफरेंस पता करना है, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ये तुमको चाहिए, तो ये यहाँ से आ जाएगा ना इस फॉर्मूला से। तो आई तुमको दिया हुआ है, आई के बराबर ही है, I1 की वैल्यू कितनी है 4i, I2 की वैल्यू कितनी है आई, तो ये सब यहाँ पुट करोगे, cos फाइव की वैल्यू आ जाएगी, cos फाइव की वैल्यू आ गई तो वहां से फाइव का वैल्यू आ गया, और जैसे फाइव पता चल गया तो इजीली पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। हाँ, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से cos फाइव कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, यानी फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होगा। तो इसके लिए तुम वेवलेंथ निकाल लो। अगर ऑप्शन में ये वाला आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है, तो एक नेक्स्ट वाले के लिए चेक करेंगे, वो भी नहीं मिलेगा तो अगले वाले के लिए चेक करेंगे, क्योंकि चार ऑप्शन होगा ना तुम्हारे पास। अगर तुमने कैलकुलेट किया फाइव इक्वल्स टू पाई रख करके, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि तुम गलत करे हो, क्या होगा, मे बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग दिया होगा, क्योंकि इन दोनों के चलते भी वहां पे क्या होगा, इंटेंसिटी आई ही आएगा। तो अगर कैलकुलेट करोगे लेमडा की वैल्यू जो, सॉरी, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी λ/2, या फिर 3 λ/2, 5 λ/2, और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक टिक कर सकते हो। हो गया। चलो क्वेश्चन पेपर निकाल लो, टेस्ट वाला लाए हो, पूछना है कुछ? कहाँ तक करे थे लास्ट क्लास में? 9 तक करे थे। टेंथ करो, टेंथ सबसे होना चाहिए, टेंथ आसान से। सर 9 वाला कर दीजिए। 9th वाला तो कल बताए थे ना, नहीं हुआ क्या? नहीं सर। आंसर मैच नहीं कर रहा।
जो mg होगा दैट विल बी इक्वल टू f1 प्लस f2। ठीक है, तो पहले mg को डेंसिटी के टर्म में लिखोगे। ये जो रॉड है ना, रॉड का मास इंटू जी, मास इंटू जी करोगे तो क्या मिलेगा, वेट मिलेगा इसका। और इसका जो वेट है वो किसके बराबर होना चाहिए, बाइंसी फोर्स के बराबर, तभी ये फ्लोट कर रहा है ना। तो m कैसे निकालोगे, हाँ इसका डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। तो इसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है d, वॉल्यूम को लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के टर्म में लिखोगे। तो लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ कुछ दिया हुआ है, एल दिया हुआ इंटू ए जी। अब निकालते हैं F1। F1 जो है बायसी फोर्स ड्यू टू इसके चलते, मान लो इसके चलते ऊपर F1 लग रहा है और इसके चलते ऊपर F2 लग रहा है। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू होगी, डेंसिटी कितना दिया हुआ, रो दिया हुआ। तो रो वॉल्यूम जो होगा डेट विल बी H इंटू ए जी। ठीक है ना, इसके चलते फ्लूइड पूरा का पूरा ये डिस्प्लेस हो जाएगा, प्लस N इंटू रो, और कितना इसमें है P इंटू एल इंटू ए जी। ठीक है, अब जो जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट कर दो, जी कैंसिल आउट होगा, एरिया कैंसिल आउट होगा, तो डेंसिटी जो बचेगा डेट विल बी हाउ मच, रो कॉमन कर लो यहाँ से, एच प्लस, या एच भी कॉमन कर सकते हो, एच प्लस ये 1 प्लस एन इंटू ई। ऐसा कुछ नहीं है क्या ऑप्शन, सर डी के साइड में एल था एक, किधर, सर डी के साइड में। इधर एल है, तो एल को ला करके इधर डिवाइड कर दो। अब चेक कर लो ऑप्शन, एन पी के वहाँ भी एक एल। इधर यहाँ एल तो है ही एक, तो इधर एल है तो यहाँ एल से मल्टीप्लाई दो। सर फिर वो एच कॉमन कैसे होगा अगर वहाँ पे एच नहीं है तो। एच कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा कुछ ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो मे बी ये पूरा का पूरा डूबा होगा उसमें, ये जो है ना, ये मे भी हो सकता है पूरा का पूरा डूबा हो। एल वाला टर्म आंसर में नहीं आ रहा है ना, ये एल वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा आंसर में नहीं आ रहा है, यानी इसको हटाएंगे, रो एच बाई एल प्लस एन पी। ठीक है, एल को हटा कैसे सकते हैं, दिस विल बी एल माइनस एच माइनस पी एल, ऐसा कुछ होगा। हम्म, एक बार इसको पूरा डुबा करके देखते हैं, अगर इसको पूरा डुबाओगे तो उस केस में, हाँ पूरा डुबाओगे तो ये एच इसमें आएगा, एच का एच पूरा, और ये जो वैल्यू है ना पी एल, देखो यहाँ पे एच प्लस पी एल विल बी कैपिटल, ऐसे लिख सकते, जब पूरा डूबा रहेगा तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको पूरा डूबा मान भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर एक ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो फिर पूरा डूबा मान करके बनाएंगे, और वहां से एल को रिप्लेस कर सकते हैं दिस टर्म में। जब ये रिप्लेस कर दोगे ना एच, एच इक्वल्स टू, तो ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस पी इंटू एल। अब एल की जगह पुट कर सकते हो एच बाई 1 माइनस पी, फिर सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करोगे इसको,
पूरा डूबा हुआ मान करके कि पूरा रॉड क्या कर रहा है, ऐसे डूबा हुआ है, इसका एज पूरा पोर्शन यहाँ पे है और बाकी जो पोर्शन है पी इंटू एल ये यहाँ, और उससे सॉल्व करोगे तब कहीं आ जाएगा। ट्राई करना एक बार, फिर से चेक कर लेंगे। चलो 10 और 10th करना। 10 तो हुआ होगा सबसे, बस यहाँ पे डेल्टा ए निकालना है, वहां से सरफेस टेंशन आ जाएगा। इलेवन हुआ। हाँ सर। 12 बताना या हो गया? 13 हो गया। हाँ 13 होना चाहिए। नहीं सर। 13 नहीं हुआ, चलो कोई ना, बताते हैं। वो जंपिंग जैक वाला क्लास मिस कर दिया हो क्या? तो एडमिशन नहीं हुआ था मेरा तो। ठीक है कोई ना। सेम फ्लूइड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है क्या होता है? सेम होता है ना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, दो फ्लूइड दिया हुआ, कुछ इस तरीके का सिचुएशन, ठीक है। और चित्ते का ये सारा वैल्यू दे दिया, जो भी तुमको वैल्यू चाहिए वो सारा चीज दिया हुआ है। 10 है, ये जो डिफरेंस है वो कितने का, 65 mm और 65 mm का, यानी इसको लिख सकते हो 130 mm का। अब ये वो थोड़ा फिगर मत देखना क्योंकि 10 mm 130 mm से ज़्यादा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर कहाँ होगा, इधर भी होगा। इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ये फ्लूइड और ये फ्लूइड सेम है। उसके ऊपर जाओगे तो दूसरा फ्लूइड हो जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर निकाल लो, यहाँ का प्रेशर निकाल लो, फिर तुमको कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी निकालना है, और दोनों को बराबर कर दो, होगा। यहाँ का जो प्रेशर होगा पीओ होगा और यहाँ का भी जो प्रेशर होगा पीओ होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो जब नीचे आओगे यहाँ पे इस पॉइंट का प्रेशर मान लो P1, P1 की वैल्यू कितनी होगी, PO प्लस डेंसिटी ऑफ कॉयल इंटू जी, हाइट, ये वाला हाइट H, H कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है, अरे ये टोटल, तो टोटल 130 प्लस 10, तो इधर 140 कर दो। सिमिलरली इस पॉइंट का प्रेशर मान लो P2 है, तो P2 कितना लिख सकते हो, P2 विल बी हाउ मच, P नॉट प्लस रो, इसका डेंसिटी दिया हुआ वाटर है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जी, हाइट कितना होगा इसके लिए 130 सेंटीमीटर, तो यहाँ 130 सॉरी 130 mm में है, तो 130 रख दो। ये दोनों जो वैल्यू है वो बराबर होने चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, वहां से रो ऑफ ऑयल निकाल जाए, हो जाएगा। यस सर। 14 हुआ, 14 कैलकुलेट करे हो, यस 3 आ रहा है। चेंज इन लेंथ पूछ रहा है ना, इंक्रीज इन लेंथ पूछ रहा है, फोर्स सेम अप्लाई किया हुआ है, वही फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल करने के लिए क्या करना है तुमको, डेल्टा एल निकालने का फॉर्मूला जो होता है ना वो यूज कर दो। क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया, लेंथ का रेशियो दिया और रेडियस का रेशियो दिया हुआ, तो डेल्टा L1 कितना हो जाएगा, 4 दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। देखो सुनो, F और इधर L डिवाइडेड बाई A1Y, और दूसरे के लिए डेल्टा L2 जो होगा डेट विल बी F L2 A2Y, सॉरी A2,
तो रेशियो निकालना है यहाँ पे किसका किसका। हाँ रेडियस वो चेंज कर लोगे तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 जो होगा दैट विल बी हाउ मच L1 बाई L2 और A2 बाई A1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो L1 बाई L2 इधर आएगा R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो जो भी रेशियो दिया हुआ है यहाँ पुट करोगे आ जाएगा। सर 21 नंबर थोड़ा देखिए ना सर। 23. अच्छा 20 कहते हैं शेप ऑफ मेनिस्कस फॉर ए लिक्विड इज लिक्विड ऑफ जीरो एंगल। हाँ जीरो एंगल अगर होगा तो शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा होगा। सर प्लेन प्लेन एंगल जीरो, कॉन्टेक्ट एंगल अगर जीरो है तो मेनिस्कस फॉर्म होगा कि नहीं होगा, बोलो। नहीं करे हो क्या? सर प्लेन किए थे सर बट आंसर। क्या करे थे? सर फर्स्ट वाला प्लेन किए थे सर। हाँ तो क्या दिक्कत है? सर आंसर गलत हुआ सर। कौन सा दिया हुआ है तुम्हारे अनुसार? पैराबोलिक, हेमिस्फेरिकल, सिलिंड्रिकल? स्फेरिकल सर। आंसर में तेज बोलो तेज। सर आंसर में तो हेमिस्फेरिकल दिया हुआ था और सर मैंने प्लेन किया था। अरे नहीं प्लेन 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 होगा। कांटेक्ट एंगल जब जीरो हो जाएगा ठीक है ना तो मेनिस्कस जो होगा वो प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? 23. आंसर में भी हेमिस्फेरिकल दिया हुआ है सो। अच्छा हेमिस्फेरिकल दिया हुआ है, चलो चेक कर लूंगा मैं, एक बार चेक कर लूंगा। 23 का बताओ। 23 में क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड, हाँ करे हो 23। सोप बबल एंड वाटर इज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, देन सरफेस टेंशन तुमसे पूछ रहा है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे हो जाएगा। ये ना डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। सोप बबल के लिए तुम शायद 2 मिस कर रहे हो, बबल के लिए 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये 6 mm ऑफ वाटर का मतलब समझ में आ रहा है? ऐसे प्रेशर जो दिया हुआ ना वो कैसे दिया हुआ, वो लिखा हुआ है 6 mm ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? हाँ अरे ये वाटर देखो, कभी भी जो प्रेशर होता है ना, कभी कभी मरकरी कॉलम के टर्म में दे देता है, कभी कभी वाटर कॉलम के टर्म में दिया हुआ। तो वाटर कॉलम के टर्म में अगर दिया हुआ है ना तो जो प्रेशर होगा P दैट विल बी रो जी एच। यहां से निकालेंगे H की जगह पे क्या रख देंगे 6 mm, रो की जगह यहाँ क्या रखेंगे, जो भी लिक्विड जिसके कोरोस्पॉन्डिंग कॉलन दिया हुआ है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ वाटर दिया हुआ ना तो वाटर के लिए 1000 G10 और हाइट 6 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 60। 23 अब हो जाएगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ वो तो मैं 25 जो मिनिस्कस वाला प्रॉब्लम है वो मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। 25 सर 25 वैसे ही कुछ था। A wooden block is taken to the bottom of a lake of water and then released. It risen up with a सर फर्स्ट वाला बोला सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। constant acceleration, decreasing acceleration, constant velocity, decreasing velocity। हाँ तो जो नेट फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ FB और नीचे लग रहा है mg। ठीक है, तो इसके चलते अगर नेट फोर्स अगर F नेट ऊपर आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है, सर इसमें भी गलत है सर आंसर शायद। क्या दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है? Acceleration दिया चलो. नहीं सुनाई दे रहा है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन दिया हुआ है हाँ सर। या कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है? कांस्टेंट वेलोसिटी में बी पॉसिबल, कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है। क्यों? अगर इसका डेंसिटी वुड का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के बराबर हो जाए तो क्या करेगा, ऊपर आ सकता है, ऊपर आने की टेंडेंसी है और उससे एक्सेलरेशन हो क्या। हाँ स्पेशल केस अगर ऐसा कुछ नहीं दिया तो मे बी वुडन ब्लॉक या वुड का डेंसिटी
और वाटर का डेंसिटी अगर सेम होगा तब ऑप्शन पॉसिबल कौन सा होगा 3, नहीं तो फिर क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। चलो और बोलो क्या 29 सर 30। रुक जा 29 पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ए और सी पे, ए और सी पे जो हाइट होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। ए और सी पे क्या होगा, हाँ हाइट सेम होगा। बी पे नहीं, बी पे सेम, बी पे सेम होगा कि नहीं होगा, होना क्यों चाहिए। वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रहा है तो वेलोसिटी के चलते ना एक काइनेटिक हेड आ जाता है। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगा, जैसे ए पे क्या है ना, ए पे रेडियस कम हो रहा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के चलते वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ने के चलते हाइट में राइज आता है और उसको काइनेटिक हेड बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो बी पे जो होगा क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगा। अरे कैसे बोल रहे हो कि सेम होगा, इसके चलते पढ़ाए थे ना वो वेंचुरी मीटर। नहीं, वेंचुरी मीटर जो पढ़ाए थे ना उसमें नेक पे क्या कर रहे थे, नेक पे एक पीटर ट्यूब ऐड कर रहे थे और एक नॉर्मल जहां डायमीटर था वहां पे ऐड कर रहे थे, दोनों में हाइट का डिफरेंस आ रहा था ना। 29 हो गया, आप कौन सा 30, 30 में स्पीड, हाँ वही जो डिफरेंस होगा ना वो काइनेटिक हेड के बराबर होगा। जो भी डिफरेंस है हेड में वो किसके बराबर होगा, ये डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ए और एक्स और वाई की जो वेलोसिटी है ना वो अलग अलग है। तो अगर वेलोसिटी अलग है उसके चलते हेड डिफरेंस आता है और उस हेड डिफरेंस को बोलते हैं काइनेटिक हेड। काइनेटिक हेड कैलकुलेट कर लो। इसमें भी ये बर्नौली इक्वेशन है ना, P1 प्लस हाफ रो V1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2, ये करना है। तो P1 कैलकुलेट कर लोगे, P2 कैलकुलेट कर लोगे तो या सीधे डिफरेंस निकाल सकते हो, P1 माइनस P2 दैट विल बी इक्वल टू रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 निकाल सकते हो, ये कितना होगा रो GH, हाइट डिफरेंस दिया हुआ है, हाइट डिफरेंस डायरेक्टली दिया हुआ कितना 5.1 mm। तो x की वेलोसिटी दी हुई है, y की वेलोसिटी पूछ रहा है, हो जाएगा कैलकुलेट। बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है ये। चलो 30 तक ही रहने देते हैं, बाकी करेंगे अगले क्लास में। सर 33, सर 33 बोल के जाइए सर। सर सर लास्ट ईयर। हाँ क्या कह रहा है, द गेल ब्लोज ओवर हाउस, द फोर्स ड्यू टू गेल ऑन द रूफ किधर होगा। अरे ये तो ये सवाल एक करे है ना इसके पहले भी, जिसमें तुमसे वैल्यू पूछ रहा था कि कितना फोर्स लग रहा है। अगर रूफ के ऊपर हवा लेकिन चल, सर मैंने तो जीरो किया था, सुनो बट अपवर्ड। आंसर सर अपवर्ड किया था सर, जीरो आंसर है। हाँ सर। आंसर 0 दिया हुआ है। हाँ हाँ सर। सर। द फोर्स अपवर्ड ड्यू टू प्रेशर गेल नहीं ऑन है। द रूफ। सर उसमें माइनस डिडक्ट हुआ है। अच्छा चलो ये अपवर्ड ही होगा। अगर हवा ऊपर बहेगा तो प्रेशर कम जाएगा ना, प्रेशर कम जाएगा तो नीचे से फोर्स बढ़ जाएगा। अच्छा मार्क्स है ये, ऐसे बोलो ना। हाँ गेल हवा है यार, कुछ क्या दिया हुआ था, गेल ब्लोज ओवर अ हाउस। नहीं क्रिस गेल नहीं, द फोर्स ड्यू टू गेल। अच्छा गेल में एक बार चेक कर लूंगा, अच्छा इसके चलते में भी हो सकता है आंसर 0 दिया हो। गेल में चेक करके बताऊंगा गेल क्या होता है। हाँ हाँ डाउट पूछ लेना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।